वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ़्फ़ुज़, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। हमारे पास अल्फाज का एक पूरा खानदान है जिसका पहला रुकन है अफेक्शन। अफेक्शन, अच्छा ये एक इस्म है यानी नाउन। जी, और इसका मतलब अंग्रेजी में तो है अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव। यानी एक पसंदीदगी या मोहब्बत का एहसास। बिल्कुल। और उर्दू में हम इसे कहेंगे शफकत, मोहब्बत या लगाव। लेकिन ये एक खास किस्म की मोहब्बत है, अच्छा, वो कैसे? मजबूती का एहसास है। तो अफेक्शन वो एहसास या कैफियत है। अगला लफ्ज इसी खानदान से है अफेक्शनेट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सिफ्त है, एडजेक्टिव। यानी मोहब्बत भरा या शफीक। जी हाँ, ये किसी शख्स या उसके अमल को बयान करता है। अगर दिल में अफेक्शन है तो रवैया अफेक्शनेट होगा। मिसाल है, शी गेव हिम एन अफेक्शनेट किस। यानी उसने मोहब्बत भरा बोसा दिया। यहाँ ये लफ्ज बोसे की नोयत बता रहा है कि वो शफकत से भरा हुआ था। और इस खानदान का तीसरा रुकन है अफेक्शनेटली। जी, ये एडवर्ब है यानी मुताल्लिक फेल। इसका मतलब है मोहब्बत से या शफकत से। ये बताता है कि कोई काम किस अंदाज में किया गया है। बिल्कुल। मिसाल है, ही स्माइल्ड एट हिज सन अफेक्शनेटली। तर्जुमा, वो मोहब्बत से अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया। तो देखिए, एक ही जड़ से 3 अल्फाज निकले। अफेक्शन यानी एहसास, अफेक्शनेट यानी खूबी और अफेक्शनेटली यानी अंदाज। ये तो वाकई एक बहुत कारआमद नुक्ता है। अच्छा, तो एहसासात की दुनिया से अब जरा मादी दुनिया की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज है अफोर्ड। जी, अफोर्ड। ये एक वर्ब यानी फेल है और रोजमर्रा जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है किसी चीज को खरीदने की इस्तिताअत रखना। जी, माली ताकत रखना। उर्दू में हम कहते हैं बर्दाश्त करना या मुतहम्मिल होना। इसकी मिसाल है, आई कांट अफोर्ड अ हॉलिडे। जिसका मतलब है मैं छुट्टियों पर जाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे क्या ये सिर्फ पैसों तक महदूद है? अक्सर लोग कहते हैं आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। बहुत खूब, आपने इसके एक और अहम पहलू की तरफ इशारा किया। अफोर्ड सिर्फ माली इस्तिताअत तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये वक्त, कोशिश या किसी भी किस्म के वसाइल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब कोई कहता है आई कांट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक, तो इसका मतलब है कि वो गलती का नतीजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। अब अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं जो हमें वापस एहसासात की दुनिया में ले जाता है, अफ्रेड। जी, अफ्रेड ये एक सिफत यानी एडजेक्टिव है और इसकी कई परतें हैं। इसका बुनियादी मतलब तो है खौफजदा या डरा हुआ। जी, पहली मिसाल बहुत वाज़ेह है। सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। उर्दू में कुछ लोग सांपों से डरते हैं। यहाँ अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल किसी मखसूस चीज से खौफ को जाहिर करता है। लेकिन दूसरी मिसाल थोड़ी मुख्तलिफ है, आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर। जिसका तर्जुमा है मैं दरवाजा खोलते हुए डर रहा था। यहाँ खौफ किसी चीज से नहीं बल्कि किसी काम को करने से है। बिल्कुल, अफ्रेड ऑफ समथिंग और अफ्रेड टू डू समथिंग में एक बारीक सा फर्क है। पहला किसी इस्म से जुड़ा है जबकि दूसरा किसी फेल से। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन इसका एक तीसरा इस्तेमाल है जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। कौन सा वाला? मिसाल है, आई एम अफ्रेड आई हैव ब्रोकन योर कैलकुलेटर। यहाँ तो कोई खौफजदा नहीं है। ये अंग्रेजी जुबान का एक बहुत ही नफीस पहलू है। इसका तर्जुमा है, मुझे अफसोस है कि मुझसे आपका कैलकुलेटर टूट गया है। बिल्कुल, यहाँ आई एम अफ्रेड का मतलब मैं खौफजदा हूँ नहीं है, बल्कि ये बुरी खबर सुनाने से पहले एक तरह की माजरत और अफसोस का इजहार है। यानी ये कहने का एक नर्म तरीका है कि मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन। जी, ये अगले शख्स के जज्बात का ख्याल रखने का एक सकाफती अंदाज है। ये तो महज एक लफ्ज नहीं बल्कि एक समाजी रवैया है। बहुत खूब। अब वक्त और सिमत की बात करते हैं। अगला लफ्ज है आफ्टर। आफ्टर ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब तीनों तरह से इस्तेमाल होता है। पहले प्रेपोजिशन के तौर पर देखते हैं। बतौर प्रेपोजिशन इसके 2 बुनियादी माने हैं, के बाद और पीछे। वक्त के लिहाज से मिसाल है, जेन अराइव्ड आफ्टर डिनर, यानी जेन रात के खाने के बाद पहुंची। और दूसरी मिसाल सिमत की है,
The police officer ran after her. तर्जुमा, पुलिस वाला उसके पीछे भागा। यहाँ मतलब ताकुब करना है। इसी से जुड़ा एक मुहावरा है आफ्टर ऑल। जी, आफ्टर ऑल इसका मतलब है आखिरकार या इन सब बातों के बावजूद। ये अक्सर किसी गैर मुतवक्के नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। मिसाल है, I was worried about the exam, but it wasn't difficult after all. मैं इम्तिहान के बारे में परेशान था, लेकिन आखिरकार वो मुश्किल नहीं था। जी, और बतौर कंजंक्शन ये दो जुमलों को जोड़ता है। जैसे कि We arrived after the film had started. उर्दू में जब हम पहुंचे तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। अब इसी खानदान के दो और अल्फाज हैं, आफ्टरनून और आफ्टरवर्ड्स। जी, आफ्टरनून तो सीधा सादा इस्म है, यानी सहपहर। मिसाल, We had lunch and in the afternoon we went for a walk. तर्जुमा, हमने दोपहर का खाना खाया और सहपहर को चहलकदमी के लिए गए। लेकिन आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स में अक्सर लोग उलझ जाते हैं। उनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत आम सवाल है। आफ्टर को अमूमन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे आफ्टर लंच। अच्छा, जबकि आफ्टरवर्ड्स एक एडवर्ब है जिसका मतलब है उसके बाद, और ये अकेला आ सकता है। जैसे इस मिसाल में We had dinner and went to see a film afterwards. यानी हमने खाना खाया और उसके बाद फिल्म देखने चले गए। यहाँ आफ्टरवर्ड्स का मतलब है खाना खाने के अमल के बाद। ये वजाहत बहुत मददगार है। अब एक ऐसे लफ्ज की तरफ आते हैं जो तकरार को जाहिर करता है, अगेन। अगेन, ये एक एडवर्ब है जिसका सीधा मतलब है दोबारा या फिर से। मिसाल के तौर पर, Could you say that again, please? यानी क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? और जब इस तकरार में शिद्दत या झुंझलाहट शामिल हो जाए तो अगेन एंड अगेन इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। ये महज तकरार नहीं बल्कि इस पर जोर देता है। मिसाल में वो लहजा साफ नजर आता है, I've told you again and again not to do that. जी, तर्जुमा है, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ये मत करो। इसमें ताकीद और हल्की सी नाराजगी है। अब एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प लफ्ज, अगेंस्ट। जी हाँ, अगेंस्ट। ये एक प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके मायने एक दूसरे की जिद लगते हैं। इसका सबसे आम मतलब तो है के खिलाफ या के मुकाबले में। जी, जैसे खेलों में होता है, दे प्लेड अगेंस्ट अ फुटबॉल टीम फ्रॉम अनदर विलेज। यानी उन्होंने दूसरे गांव की फुटबॉल टीम के खिलाफ खेला। या नजरियाती मुखालफत के लिए, जैसे मेनी पीपल आर अगेंस्ट द प्लान। मतलब बहुत से लोग इस मंसूबे के खिलाफ हैं। यहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर ये मिसाल आती है, पुट द कबर्ड अगेंस्ट द वॉल, जिसका तर्जुमा है अलमारी को दीवार के साथ लगा दो। जी, एक मिनट, अगेंस्ट द टीम का मतलब है टीम के खिलाफ, लेकिन अगेंस्ट द वॉल का मतलब है दीवार के साथ। ये तो बिल्कुल उल्ट माने हैं। बेहतरीन सवाल। अगेंस्ट का बुनियादी ख्याल दबाव या राब्ते का है। अच्छा, जब आप किसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आप उस पर दबाव डालते हैं, और जब आप अलमारी को दीवार के साथ लगाते हैं तब भी वो दीवार पर दबाव डाल रही होती है। यानी दोनों सूरतों में एक कुव्वत दूसरी से टकरा रही है या उसके सहारे खड़ी है। बिल्कुल, एक में टकराव मुखालिफत है, दूसरे में सहारा। सियाको सबाक हमें बताता है कि कौन सा मतलब लेना है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया जाविया है। एक ही लफ्ज में मुखालिफत और सहारा। जी, अब आते हैं लफ्ज एज की तरफ। ये भी कसीरुल मानी है। जी हाँ, बतौर इस्म नाउन उसका पहला मतलब तो जाहिर है उम्र। मिसाल है, शी इज 7 years of age। तर्जुमा, उसकी उम्र 7 साल है। और इसका एक और मतलब बुढ़ापा भी है। जी हाँ, जैसे हर हेयर वॉज ग्रे विद एज, यानी उसके बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद थे। और इसका एक गैर रस्मी इस्तेमाल भी है, एजेस, जैसे वी वेटेड एजेस फॉर अ बस। हाँ, ये मुबालगा आराई है, हमें बस के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ा। यहाँ एजेस का मतलब लामुतनाही इंतजार है, हालांकि हकीकी तौर पर शायद चंद मिनट ही लगे हों। जी, ये इंतजार की शिद्दत को जाहिर करता है। और इसी से जुड़ा लफ्ज है एज्ड। ये एक सिफत है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब है साल की उम्र का। ये उम्र बताने का एक रस्मी तरीका लगता है। जी, खास तौर पे जब एक साथ कई लोगों की उम्रें बताई जाएं। मिसाल है, दे हैव 2 children aged 3 and 5। तर्जुमा,
ان کے 2 بچے ہیں جن کی عمریں 3 اور 5 سال ہیں. بالکل. اور آج کا ہمارا آخری لفظ ہے ایجنسی. یہ ایک اسم یعنی ناؤن ہے. جی، ایجنسی. اس کا عام مطلب تو ایک ادارہ ہے جو کوئی مخصوص خدمت فراہم کرے. صحیح. جیسے مثال میں دیا گیا ہے A travel agency plans holidays for people. یعنی ٹریول ایجنسی لوگوں کے لیے چھٹیوں کا انتظام کرتی ہے. اسی طرح ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا گورنمنٹ ایجنسی. جی، یہ اس کا ٹھوس ادارہ جاتی مطلب ہے. خاص طور پر سماجی علوم میں. آپ نے گفتگو کے سب سے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. اچھا. ایجنسی کا ایک اور شاید زیادہ گہرا مطلب ہے، اور وہ ہے ذاتی اختیار، ارادے کی قوت اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت. یعنی خود مختاری. بالکل. جب ہم کہتے ہیں شی ہیز اے اسٹرانگ سینس آف ایجنسی، تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ٹریول ایجنسی ہے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی زندگی کی مالک ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جی، اور ان کے نتائج کی ذمہ داری لیتی ہے. یہ فرد کی خود مختاری اور طاقت کا تصور ہے. تو ایک ہی لفظ کے 2 بالکل مختلف معنی ہیں. ایک بیرونی ادارہ اور دوسرا انسان کی اندرونی طاقت. جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک طرف وہ ادارہ ہے جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ کی اپنی وہ صلاحیت ہے جس سے آپ خود اپنے لیے کام کرتے ہیں. یہ تضاد اس لفظ کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے. بہت زیادہ. تو آج ہم نے دیکھا کہ اگینسٹ جیسا لفظ بے وقت مخالفت اور سہارا ہو سکتا ہے. افریڈ خوف کے ساتھ ساتھ شائستگی کا اظہار بھی، اور ایجنسی ایک دفتر بھی ہے اور انسان کا ذاتی اختیار بھی. جی، الفاظ صرف معنی نہیں رکھتے، ان میں پوری دنیا آباد ہوتی ہے. بالکل. امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا. اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.